मीन्स में गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, गैब्रियल पीएच थैलीमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस का यूज़ क्या है? इससे प्योर प्राइमरी अमीन्स बनती हैं पर एलिफैटिक बनेंगी, एरोमेटिक नहीं बनती हैं। ठीक है। और थैलामाइड क्या होता है वो हम लोग समझ लेते हैं पहले। इस तरह से NH लगा हो यहाँ पे, इस तरह से अगर कंपाउंड है तो इसको हम थैलीमाइड कहते हैं। कॉमन नेम है थैलीमाइड। ठीक है। इसको हमने अगर KOH से रिएक्ट करा दिया तो H हट के K लग जाता है वहाँ पे। ये K पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये कंपाउंड बन जाता है। पोटेशियम आके लग जाता है उसकी जब H हट के। और जब इसको मान लेते हैं RX मतलब है एल्काइल हैलाइड कोई दे दिया, CH3Cl जैसे दे दिया, तो क्या होगा, K हट जाएगा और वहाँ पे CH3 लग जाता है, NCH3। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है। अब इसको जब हाइड्रोलाइज करोगे एसिड या बेस से, मान लो NaOH आपने एक्वस दे दिया तो ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएंगे, यहाँ से और यहाँ से। तो आपको क्या मिल जाएगा, एक तो COONA इधर भी लग जाएगा, इधर भी COONA इधर लग जाएगा, और ये जो पाँच बचा है वो बन जाएगा CH3NH2। R लेते तो RNH2 होता, मैंने मिथाइल ले लिया था तो मिथाइल NH2 लग गया। तो ये जो है ये प्राइमरी अमीन है। तो प्योर प्राइमरी अमीन बनाना हो तो गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस को हम यूज़ करते हैं। गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, इट इज़ यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्योर प्राइमरी एलिफैटिक अमीन्स, प्योर प्राइमरी एलिफैटिक अमीन्स, प्राइमरी अमीन्स एलिफैटिक। एलिफैटिक मतलब बेंजीन रिंग वाला नहीं बना सकते, ओपन चेन वाला बना सकते हैं। क्योंकि बेंजीन वाले में क्या होता है कि फिनाइल ग्रुप में वैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, ये भी नेगेटिव और फिनाइल भी नेगेटिव, यहाँ पे मिथाइल तो पॉजिटिव है इसलिए इसके साथ हो जाएगा, और वो भी बेंजीन भी नेगेटिव, N भी नेगेटिव, और न्यूक्लियोफिलिक अटैक बेंजीन रिंग पे वैसे ही मुश्किल होता है। तो इसलिए गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस इज नॉट सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन्स हैविंग बेंजीन रिंग। मतलब है उससे हम एनिलीन नहीं बना सकते, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स नहीं बना सकते। ठीक है। बट एलिफैटिक ओपन चेन वाली बना सकते हैं और बहुत प्योर बनते हैं, तो इसलिए इसको प्रेफर किया जाता है, प्योर बन जाते हैं ये। इसलिए प्योर प्राइमरी अमीन्स अगर बनानी है तो गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस को हम यूज़ कर लेते हैं। उतार लीजिए इसको। हाँ दे सकते हैं। ठीक है जी, इसको उतार लीजिए। फिर NCERT के एक दो क्वेश्चन हैं, पहले उनको देखें। पहला वाला पार्ट आपने उतार लिया होगा थोड़ा सा, ये वाला, तो इसको हटा देते हैं, यहीं पे क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट, क्वेश्चन अपने मन से मैं नंबर लिख रहा हूँ। क्वेश्चन कन्वर्ट Cl CH2 होल 4 Cl इंटू, इसको एरो बना दे बल्कि तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, इंटू हेक्सेन 1,6 डायअमीन
मतलब है ये आपको दिया हुआ है CH2 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 CH2, इधर भी Cl इधर भी Cl, और आपको बनाना है, एक तो कार्बन बढ़ गए दो और NH2 लग गया, इसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है जी, उतार लीजिए क्वेश्चन, उतार लीजिए और सोचिए कैसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। हाँ कैसे करेंगे, KCN दे दीजिए बस। इसको जब KCN दोगे, ठीक है, एक CN इधर लग जाएगा, एक CN इधर लगाना चाहो तो दो भी लिख सकते हैं, पर हमें मालूम होता है कि बहुत सारे होंगे ये, तो इधर भी CN लग जाएगा, इधर भी CN लग जाएगा। तो हम स्केलेटन में दिखा रहे हैं आपको, इधर भी CN लग जाएगा और इधर भी CN लग जाएगा। और जब इसका रिडक्शन करेंगे, ठीक है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, तो इधर भी हाइड्रोजन लग जाएंगे, इधर भी लग जाएंगे, तो ये NH2 इधर भी हो जाएगा और इधर भी NH2 लग जाएगा, 6 कार्बन वाले पे NH2। तो ये जो आपका कंपाउंड आपको बनाना था वो बन गया। ठीक है जी, जब आपको कार्बन बढ़ाना होता है तो आप KCN देते हैं, एक KCN देंगे तो Cl हट के CN लग इधर भी लग गया, दूसरा KCN देंगे इधर का Cl हट के CN लग गया, फिर इसको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड दोगे तो रिडक्शन हो जाएगा एंड यू विल गेट हेक्सेन 1,6 डायमीन। ये हेक्सेन 1,6 डायमीन है। हो गया बच्चों? चलिए NCERT का पीछे का क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 है, उसका पार्ट 1 है। मेरी बुक में तो पेज 400 है, आपके में डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, कह रहा है वाई PKB ऑफ aniline is more than that of methyl amine। एनिलीन के केस में जो लोन पेयर है बेंजीन रिंग में चलाएगा, नॉट अवेलेबल फॉर डोनेशन, तो उसका बेसिसिटी कम है, जिसकी बेसिसिटी कम उसकी PKB ज़्यादा। ठीक है, तो इसमें आपको दिखाना पड़ेगा कि ये एनिलीन है, इसका लोन पेयर बेंजीन रिंग में आ जाता है, और मिथाइल अमीन में ऐसा नहीं है। मिथाइल अमीन में वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो ये इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, तो ये ज़्यादा बेसिक होगा। यहाँ पे लिख लो, चाहे मोर बेसिक लेस बेसिक, लेस बेसिक। ठीक है, तो हम लिख देंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन गेट्स delocalized in benzene ring due to resonance. In case of aniline, the lone pair of electron gets delocalized, इसको इधर ले जा रहे हैं, इन बेंजीन रिंग, gets delocalized in benzene ring due to resonance and is not available for donation, therefore less basic and PKB is higher। जो कम बेसिक होता है उसका PKB ज़्यादा होता है, जो ज़्यादा बेसिक होता है उसका PKB कम होता है। ठीक है, क्वेश्चन इसमें यूँ भी पूछ लेते हैं कि एरोमेटिक अमीन्स आर ऑलवेज लेस बेसिक देन एलिफेटिक अमीन्स।
तो उसमें यही है कि लोन पेयर बेंजीन रिंग में चला जाएगा, नॉट अवेलेबल फॉर डोनेशन, तो बेसिसिटी अपने आप कम हो जाएगी। बता रही ऊपर वाला क्वेश्चन हटा दे रहा हूँ, ये आप उतार लीजिए थर्ड पार्ट। थर्ड का ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट कह रहा है इथाइल अमीन इज सॉल्युबल इन वाटर वेयर एज एनिलीन इज नॉट। इथाइल amine is soluble in water whereas aniline is not। Why? एक्सप्लेन करना है। हाँ जी, इथाइल अमीन में क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, हाइड्रोफोबिक पार्ट छोटा है। इथाइल अमीन में 2 ही कार्बन लगे हैं और एनिलीन में 6 कार्बन लगे हुए हैं। तो इसमें जब भी स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, इसमें हाइड्रोफोबिक पार्ट बड़ा है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगी तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है जी, ये याद रखना। कार्बन बॉन्ड जितने बढ़ते जाएंगे, जैसे मीथन अमीन ज़्यादा सॉल्युबल होगा, ईथन अमीन उससे कम, प्रोपन अमीन और कम, हाइड्रोफोबिक पार्ट बड़ा होता जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो जाएगी। इन इथाइल अमीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग with water is more because hydrophobic part is less, part is small, therefore steric hindrance is less and हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैन बी फॉर्म्ड ईजिली। ठीक है, पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग आसानी से इसमें होगा क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। दूसरे वाले में स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, हाइड्रोफोबिक पार्ट जब बड़ा होगा स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। hence more soluble। सॉल्युबल ज़्यादा होगा। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में कह रहा है मिथाइल अमीन in water reacts with ferric chloride to precipitate hydrated ferric oxide। एक्सप्लेन। हाँ जी, मिथाइल अमीन वाटर में जब रिएक्ट करता है फेरिक क्लोराइड से तो फेरिक ऑक्साइड का प्रेसिपिटेट बन जाता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड का प्रेसिपिटेट बनता है। तो इसमें आप क्या कहेंगे, इसमें आप ये कहेंगे कि कोई भी अमीन जो है, मिथाइल अमीन जो है, जब वाटर में हम डालते हैं
तो OH आयंस रिलीज़ होते हैं, ये आपको ध्यान देना है। इसका H इसके ऊपर चला जाएगा, CH3 NH3 पॉजिटिव बन जाएगा और OH आयंस रिलीज़ हो जाएंगे। तो अमीन्स को जब वाटर में डालते हैं तो सॉल्यूशन बेसिक होता है, क्योंकि OH आयंस भी रिलीज़ होते हैं थोड़े, हालांकि बहुत ज़्यादा बेसिक नहीं पर होता है। अब ये जब बेसिक है, OH आयंस हैं, तो फिर क्या करेगा कि जो फेरिक क्लोराइड से जब ये रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो फेरिक क्लोराइड से जब रिएक्ट करेगा तो ये OH आयंस जो हैं FeCl3 से, ये जब OH आयंस रिएक्ट करेंगे तो यू विल गेट फेरिक हाइड्रोक्साइड। इसी को हम कहते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ट्राईहाइड्राइड और ट्राईहाइड्रोक्साइड भी कह सकते हो, पर इसी को हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। इसको हीट करोगे तो Fe2O3 + H2O में टूट जाएगा, तो ऑक्साइड ही है, ठीक है, पर हाइड्रेटेड है, वाटर के साथ है। HCl बन जाएगा अगर इसको 3OH दे दें तो, और जो Cl बनेगा वो HCl बन जाता है वाटर के अंदर, ठीक है, वाटर में रिएक्शन चल रहे हैं सारे, तो वो HCl बन जाए। तो ये हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनने का कारण है कि जब भी कोई अमीन पानी में डाली जाती है तो OH आयंस रिलीज़ होंगे, वो OH आयंस फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बना देता है। उतारिए। फिफ्थ क्वेश्चन इसमें कह रहा है एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। एनिलीन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है, इसका फिफ्थ पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है। किसी को आइडिया? हाँ बताइए। फ्रीडल-क्राफ्ट का रिएजेंट होता है AlCl3, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, और जो एनिलीन है उसके ऊपर नाइट्रोजन का लोन पेयर होता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो आपस में रिएक्ट करके एक कंपाउंड बना लेते हैं, इसकी वजह से फर्दर रिएक्शन नहीं होता। शाबाश, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इसमें हम क्या कहेंगे कि एनिलीन में जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है वो फ्रीडल-क्राफ्ट के एनाइड्रस AlCl3 से रिएक्ट कर जाता है। देखिए ऐसा है कि ये इसके ऊपर लोन पेयर है, CH3Cl दिया गया फ्रीडल-क्राफ्ट में एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और ये इलेक्ट्रॉन रिच है। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन रिच आपस में ही बॉन्ड बना लेते हैं। तो जब आपस में बॉन्ड बना लेंगे तो ये CH3Cl का जब Cl नेगेटिव बन के आता है इसके पास, तो इसको तो होल्ड नहीं कर रहा है, कि तो खुद ही इन्वॉल्व है उधर रिएक्शन में, तो इसको Cl माइनस को ये पकड़ नहीं पाता है, तो CH3 पॉजिटिव जाके अटैक नहीं कर पाता है। एक्चुअल में क्या है, AlCl3 को हम हैलोजन कैरियर कहते हैं, इसको हम AlCl3 को हैलोजन कैरियर कह रहे थे, क्योंकि ये जब टूटेगा Cl माइनस CH3 पॉजिटिव में तो ये Cl नेगेटिव को पकड़ के बैठ जाता है और ये बन जाता था AlCl4 नेगेटिव, क्योंकि एल्युमिनियम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि एल्युमिनियम पे 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 क्लोरीन के 6 ही हैं, ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं हो रहा है। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जब इससे मिलता है तो इसको अच्छा लगता है, ठीक है, तो इसलिए हैलोजन कैरियर हैलोजन को पकड़ के बैठ जाता है। जब इसको पकड़ के बैठ जाएगा तो CH3 पॉजिटिव जाके इस पर अटैक कर देगा, ऑर्थो पैरा पे कहीं पर लग जाएगा। बट अगर ये इसको नहीं पकड़ेगा तो ये फिर चिपक जाएगा, तो ये जल्दी से रिएक्ट नहीं कर पाता है। तो अभी क्या हुआ है कि इन दोनों के बीच में एक एडक्ट बन जाएगा, इसमें इस तरह से कुछ एडक्ट बन जाएगा, इसमें NH2 पॉजिटिव हो जाएगा और ये AlCl3 को इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये पॉजिटिव हो गया, तो बेंजीन रिंग के अंदर पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज हो जाएगा, ये इधर पॉजिटिव, ये इधर पॉजिटिव, इधर
तो CH3 पॉजिटिव आके अटैक नहीं कर पाएगा। तो सिंपली आपको ये कहना है कि इट विल रिएक्ट विद AlCl3 टू फॉर्म एन एडक्ट विच इज़ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, हेंस फर्दर रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इस चीज़ को उतार लीजिए, फिर मैं इसको लिख दूंगा। हाँ जी, इसमें आप क्या लिखेंगे, देखिए कि ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इलेक्ट्रॉन पुअर है, इन दोनों में आपस में एडक्ट बन जाता है। एडक्ट मतलब जुड़ जाते हैं ये, और वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, और उसकी वजह से फर्दर रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस। ठीक है, द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन aniline on nitrogen of aniline get involved in bond formation with electron deficient catalyst AlCl3 of Friedel-Crafts reaction to form an adduct which is positively charged, hence positively charged and deactivating in nature. Therefore Friedel-Crafts reaction does not take place. Therefore Friedel-Crafts reaction of aniline does not take place. ठीक है, आंसर मैंने डिटेल में लिख दिया है। आप जब लिखोगे तो आप इतना समझा दें उनको कि aniline is electron rich, AlCl3 electron deficient, both of them form an adduct due to which further reaction will not take place. adduct मतलब जुड़ना, ऐड हो गए, दोनों आपस में जुड़ गए। उतार लीजिए। जैसे एनिलीन के में फ्रीडल-क्राफ्ट नहीं होता है ना, वैसे बेंजोइक एसिड में भी नहीं होता है, क्योंकि बेंजोइक एसिड में भी ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, वो AlCl3 को लोन पेयर दे देता है, वहाँ भी एडक्ट बन जाता है। जब इलेक्ट्रॉन दे देगा ना तो इस पर पॉजिटिव चार्ज बेंजीन रिंग में आ जाता है। इस पर जैसे ही पॉजिटिव आया, ये इधर शिफ्ट होगा, इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज करेगा, यहाँ आ गया, इधर आएगा तो ये पॉजिटिव, तो इस तरह से पॉजिटिव चार्ज बेंजीन रिंग में आ जाता है। और बेंजीन पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आके लग ही नहीं पाएगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक ही नहीं कर पाएगा। तो इसलिए एनिलीन में भी फ्रीडल-क्राफ्ट नहीं जाएगा और बेंजोइक एसिड के ऊपर भी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होता। ये आपको मालूम होना चाहिए। उसका लॉजिक अगर पूछते हैं तो ये आपको समझाना होगा कि वो दोनों मिलके एडक्ट बना लेंगे, फर्दर रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस। ठीक है जी, ये हटा देते हैं क्वेश्चन, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहे हैं डायजोनियम सॉल्ट, 6th क्वेश्चन है इसी का, 3rd का 6th पार्ट। डायजोनियम सॉल्ट्स ये हटाना पड़ेगा तभी काम बनेगा। डायजोनियम सॉल्ट्स ऑफ
aromatic amines are more stable than those of aliphatic amines. Explain. मतलब है बेंजीन के ऊपर N2+Cl- है तो मोर स्टेबल है, और अगर ओपन चेन पे N2+Cl- है तो लेस स्टेबल है। मान लो ये है N2+Cl- तो ये लेस स्टेबल, दिस इज़ मोर स्टेबल, वो लेस स्टेबल है। ऐसा क्यों? यस, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से ये इधर जाएगा तो ये यहाँ पॉजिटिव, इधर आएगा तो ये इधर पॉजिटिव। इसका जो पॉजिटिव चार्ज विल बी डीलोकलाइज्ड इन द बेंजीन रिंग, बट इसके अंदर कोई रेजोनेंस हो नहीं सकती, तो पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज हो ही नहीं पाएगा, तो इसलिए ये लेस स्टेबल है। ठीक है, ये हटा देते हैं, उतारो इसको जल्दी से, क्वेश्चन को उतारो तो फिर मैं आंसर लिख देता हूँ यहीं पे। आंसर इसमें आएगा, इन केस ऑफ एरोमेटिक डायज़ोनियम salts, the positive charge of N2 is delocalized in the benzene ring. Therefore, it becomes more stable. But in case of aliphatic amines, as resonance is not possible and positive charge is not delocalized, hence less stable. delocalize मतलब वहाँ से कम कर दिया जाए, यहाँ से कहीं और भेज दिया जाए, तो इस पर से पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, बेंजीन रिंग में आ जाएगा, तो ये स्टेबलाइज हो जाएगा। और इसका जो पॉजिटिव चार्ज है डिलोकलाइज तो हो नहीं सकता, इधर उधर हो नहीं सकता, तो ये कम स्टेबल हो जाएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन 14 पे आ जाते हैं। ये हम लोग ने कर लिए, क्वेश्चन 14 के पार्ट्स देखते हैं। क्वेश्चन 14 में पेज मेरे हिसाब से 402 है। 14 में कह रहा है वाई आर अमीन्स लेस एसिडिक देन एल्कोहल्स। पार्ट 1 है इसका, वाई आर अमीन्स लेस एसिडिक देन एल्कोहल्स of
कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। अमीन्स जो हैं वो अल्कोहल से कम एसिडिक हैं अगर मॉलिक्यूलर मासेस दोनों के पास पास हों। ठीक है, तो ऐसा क्यों? मान लीजिए आपके पास ये है वो और ये अल्कोहल हो, मान लेते हैं। तो ये कह रहा है अल्कोहल इज़ मोर एसिडिक देन अमीन इफ देयर मासेस आर क्वाइट कंपेरेबल। ऐसा क्यों है? जब प्लस हटेगा उसमें से तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर आएगा तो ज़्यादा स्टेबल है। काफ़ी कुछ ठीक है। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है आयन से। यस, ये ठीक बता रहे हैं दोनों जने कि ध्यान दीजिए बच्चों, एसिड में H+ हटना है। इसमें ये कह रहा है कि जब इसका H+ हटेगा तो नेगेटिव चार्ज विल कम ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन। इसमें जब H+ हटेगा तो नेगेटिव चार्ज विल कम ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन। तो दिस विल बी लेस स्टेबल, दैट विल बी मोर स्टेबल। लेफ्ट ओवर पार्ट जब भी स्टेबल होता है तो इसके मतलब वो ज़्यादा एसिडिक है, क्योंकि H+ छोड़ने के बाद भी ये स्टेबल है। दोनों हाथ छोड़ने के बाद भी इसकी साइकिल सही चल रही है, तो ये बार बार छोड़ेगा। तो ये इट कैन रिलीज H+ ईजिली, देयरफॉर मोर एसिडिक, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इज मोर ईजिली स्टेबलाइज्ड ओवर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन रादर देन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। ऑक्सीजन 16th ग्रुप का है, नाइट्रोजन 15th का है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव तो नेगेटिव चार्ज कम स्टेबलाइज होगा। ठीक है जी। कुछ बच्चे क्या लिखाते हैं कि अमीन ज़्यादा बेसिक होती हैं इसलिए लेस एसिडिक होते हैं। ना, ये बिल्कुल नहीं चलेगा, ये लॉजिक नहीं है। ठीक है, आपको ये लिखना है इन केस ऑफ alcohols after the release of H+ ion, the negative charge is more stabilized on more electronegative oxygen than on nitrogen, than on less electronegative nitrogen, than on less electronegative nitrogen in amines. ठीक है, यहाँ पे H+ छोड़ने के बाद नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर ज़्यादा स्टेबल हो गया तो ये आसानी से H+ छोड़ सकता है। यहाँ पे H+ छोड़ने के बाद नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज इतना स्टेबल नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू दिस, तो ये ज़्यादा एसिडिक है, ये लेस एसिडिक है। ठीक है जी। सेकंड पार्ट में कह रहा है प्राइमरी अमीन्स की बॉइलिंग पॉइंट सेकेंडरी टर्शरी से ज़्यादा होती हैं। क्योंकि प्राइमरी अमीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी, आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी ना। वाई डू प्राइमरी अमीन्स have higher boiling point than tertiary amines। ठीक है, तो इसमें आंसर लिखेंगे
कि प्राइमरी अमीन्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। ठीक है, तो जो स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी तो क्या होगा अपने आप। हाँ जी, इसमें प्राइमरी अमीन्स में स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी। देखिए जैसे ये अमीन है प्राइमरी, ध्यान दीजिए, ठीक है, इसके एच हम इधर दिखा रहे हैं, मान लो इस पे लोन पेयर है। अब दूसरे का एच दिखा दो, इसमें ऐसे दिखा दें, तो इन दोनों में इसका नाइट्रोजन इसके हाइड्रोजन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। बट जब टर्शी अमीन होगी, एन इधर है, इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है, हाइड्रोजन तो डायरेक्ट है नहीं, वाटर का हाइड्रोजन आएगा, ठीक है, तब वो पड़ोसी से इसके ऊपर वाटर का हाइड्रोजन आके इसमें H+ चिपक जाएगा, तब वो पड़ोसी वाले नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। बट इसके अंदर तो दो तरफ है हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, इधर भी हाइड्रोजन हो जाएगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हाइड्रोजन शुड बी बॉन्डेड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो वो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, उनमें ही होगी। तो प्राइमरी अमीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, टर्शी अमीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत कम होगी। एक तो भीड़ भाड़ बहुत है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें ज़्यादा होगी प्राइमरी में, टर्शी में बहुत कम होगी आपस में, तो उसकी वजह से इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी, टर्शी वाले की कम होगी। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए कि जब भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। ठीक है, इन केस ऑफ प्राइमरी अमीन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग will be more between them as steric hindrance is less, steric hindrance is less and more hydrogen are present on nitrogen as compared to टर्शी अमीन्स। ये टर्शी अमीन है, ठीक है। टर्शी अमीन में डायरेक्टली एक भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ है, प्राइमरी में दो दो जुड़े हुए हैं, तो दोनों तरफ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। और टर्शी में भीड़ भाड़ भी बहुत है, स्टेरिक हिंड्रेंस भी बहुत ज़्यादा है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपस में आसानी से नहीं हो पाएगी। कुछ कन्वर्जन्स हैं इनके, वो देख लेते हैं एनसीईआरटी के, एक दो कन्वर्जन्स हैं। हम लोग ने बेसिसिटी वाले क्वेश्चंस पहले करे हुए हैं ना इसके, हाँ, तो बेसिसिटी वाले करे हुए हैं, अब कन्वर्जन्स वाले देख लेते हैं। एक कन्वर्जन इन्होंने दिया है बेंजामाइड टू टॉल्वीन, कन्वर्ट बेंजामाइड टू टॉल्वीन। बेंजामाइड को टॉल्वीन में कन्वर्ट करना है। बेंजीन के ऊपर CONH2 है और इसको कन्वर्ट करना है बेंजीन के ऊपर CH3 में। कैसे कर सकते हैं? हाँ जी, बेंजामाइड टू टॉल्वीन, इसका मतलब है इसको गंजा ही करना पड़ेगा तभी काम बनेगा, है ना। और गंजा कैसे कर पाओगे? पहले N2Cl बनाओ,
N2Cl बनाना पड़ेगा। N2Cl कैसे बनेगा? पहले एनिलीन बनाओ। एनिलीन कैसे बनेगा? हॉफमैन ब्रोमोमाइड से। पहले हॉफमैन ब्रोमोमाइड दोगे इसको, तब ये एनिलीन बनेगा। ठीक है, एक कार्बन कम होगा, ऑक्सीजन भी कम हो जाएगा। जब इसको ब्रोमीन KOH दोगे तो ये एनिलीन बन जाएगा। एनिलीन को NNO2 + HCl दोगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो N2 + Cl- बन जाएगा। और इसको जब वार्म वाटर दोगे, इसको इथानॉल दे दो, C2H5OH दे दो, या H3PO2 दे दो, तो ये बेंजीन बन जाएगा। बेंजीन को फ्रिडल क्राफ्ट कर दो, CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3, फ्रिडल क्राफ्ट बेंजीन पे, तो CH3 लग जाएगा, बन गया टॉल्यूइन। यही तो है टॉल्यूइन। उतारिए। बेंजामाइड को हमने ब्रोमीन KOH हॉफमैन ब्रोमोमाइड, हॉफमैन ब्रोमामाइड, ठीक है, ये बन गया। इसको जब NNO2 HCl दिया तो N2 + Cl बन गया। इसको इथानॉल दो या H3PO2 दो तो गंजा हो जाएगा। इस पर CH3 लगाना है, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कर दीजिए, हो जाएगा। एक इन्होंने कन्वर्जन दिया इथानोइक एसिड इनटू मीथानअमीन। इसको ऊपर ही लिखना पड़ेगा, इतना उतार लो। पहला पार्ट तो उतार लिया होगा आपने। इथानोइक एसिड को मीथानअमीन में इथानोइक एसिड इनटू मीथानअमीन कैसे करेंगे जी? करण, कैसे करा जाए? एक कार्बन कम करना है, कैसे करें? हॉफमैन ब्रोमोमाइड से हो जाएगा। एसिड को पहले अमाइड बनाएं और हॉफमैन ब्रोमोमाइड कर दे तो मीथानअमीन हो जाएगा। देख रहे हो हॉफमैन ब्रोमोमाइड कितना इम्पॉर्टेंट है इसमें। ये इथानोइक एसिड है CH3COH, इसको अमोनिया के साथ हीट कर दो तो अमाइड बन जाएगा CH3CONH2, ठीक है। अब अमाइड जब बन गया तो इसको हॉफमैन ब्रोमोमाइड करने के लिए ब्रोमीन KOH दे दोगे। इसको जब ब्रोमीन KOH दोगे, हॉफमैन ब्रोमोमाइड है, तो ये CO कम हो जाएगा, CH3NH2 बन गया, तो मीथानअमीन हो गया। एक कार्बन कम करना है, हॉफमैन ब्रोमोमाइड से कर सकते हो, डिकार्बोक्सिलेशन से कर सकते हो, ठीक है। और ये हमने इसको हॉफमैन ब्रोमोमाइड से करने के लिए इसको पहले अमाइड बनाया, और अमाइड बनाने के बाद हॉफमैन ब्रोमोमाइड कर दिया, एक कार्बन कम हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आसानी से हम कर सकते हैं, बट इनमें रिएक्शंस याद होने चाहिए और कौन सा रिएक्शन क्या काम करता है, जब वो मालूम होगा तभी कर पाओगे, ठीक है जी। अब एक जगह इन्होंने क्वेश्चन दूसरा दिया है, कह रहे हैं मीथानअमीन को इथानअमीन में कन्वर्ट करो, कार्बन बढ़ाना है। क्वेश्चन है मीथानअमीन को कन्वर्ट करना है इनटू इथानअमीन, एक कार्बन बढ़ाना है। केसियन से भी कर सकते हैं, और केसियन से करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि अमीन बनाना है, क्योंकि CN जो लगेगा उसको हाइड्रोजन दे देंगे तो वो अमीन हो जाएगा। अब मीथानअमीन तो ये है, अब इसको इथानअमीन बनाने के लिए
कैसे चलें आगे? ये हटाएं ये ऊपर वाला? हाँ जी, हाँ इसको, इसमें पहले हेलोजन प्रेजेंट होगा तभी केसीएन रिएक्ट कर सकता है, पर हेलोजन तो बाद में बनाएंगे, पहले इसको अल्कोहल बनाना पड़ेगा। इसको NaNO2HCl दे दो, इसको ओनो भी कहते हैं HNO2, क्योंकि ये किस में आएगा, HNO2 बनेगा और NaCl बनेगा, ठीक है ना। तो इसको ओनो भी लिखते हैं, इसका OH इस पे लग जाता है। HNO2 लिखा हो तो भी चल जाएगा, NaNO2+HCl लिखा हो तो भी चल जाएगा, क्योंकि ये कम स्टेबल होता है, तो इन situ उसी सिचुएशन में बनाना पड़ता है। तो ये OH इसको दे देता है वाटर के प्रेजेंस में, तो यू विल गेट मीथानॉल। अगर खाली HNO2 लिखा होता है तब भी, जब भी प्राइमरी अमीन HNO2 से रिएक्ट करेगा तो अल्कोहल बनेगा। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब ये अल्कोहल बन गया तो SOCl2 दे दो तो Cl लग जाएगा, इसको KCN दे दो तो नाइट्राइल बन जाएगा, इसका रिडक्शन कर दो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से तो CH3 CH2 NH2, तो ये बन गया इथानमीन। ठीक है, ये याद रखना है कि कोई भी अगर अमीन है उसको HNO2 दे देते हैं एक्वस मीडियम में तो यू विल गेट अल्कोहल। इसमें N2Cl जो बनता है वो स्टेबल नहीं होता है और वो तुरंत अल्कोहल में चेंज हो जाता है। हाँ जी बच्चों, अगर आपको इथानमीन से मीथानमीन बनाना हो तो कैसे बनाओगे? इथानमीन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इथानमीन से मीथानमीन, इथानमीन इनटू मीथानमीन कम करना है। इथानमीन को क्या करें? सर पहले इसको अल्कोहल बना देंगे, फिर उसकी एसिड बना देंगे उसको, फिर एसिड को रिड्यूस कर देंगे। यस, शाबाश भाई। देखिए ये तो समझ में आ ही रहा है कि कम करना है तो हॉफमैन ब्रोमोमाइड की शरण में तो जाना ही पड़ेगा, पर हॉफमैन काम करेगा अमाइड पे। अब ये तो अमीन है, तो अमीन को पहले अल्कोहल बनाओ, अल्कोहल को फिर एसिड बनाओ, एसिड को फिर अमाइड बनाओ, अमाइड का फिर रिएक्शन कराओ, हॉफमैन ब्रोमोमाइड, मीथानमीन आ जाएगा, एक कार्बन कम हो जाएगा। तो इतना दिमाग दौड़ाना पड़ेगा ऐशिका जी, इसके बिना काम बनेगा नहीं। ठीक है बाज़वी? हाँ, तो ये सब बातें दिमाग में बैठानी पड़ेंगी, क्योंकि हमें दिख रहा है एक कार्बन कम हो रहा है, इसमें 2 कार्बन है, इसमें एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन कम करना है और अमीन भी बनाना है, तो हॉफमैन ब्रोमोमाइड नज़र आता है। तो हम क्या करेंगे, इसको अल्कोहल बनाने के लिए HNO2 दे दो, तो ये अल्कोहल बन गया। अल्कोहल को एसिड बना दो, ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा KMnO4 से, ठीक है, तो ये CCOH बन जाएगा। इसको अमोनिया के साथ हीट कर दो तो अमाइड बन जाएगा, इसका हॉफमैन ब्रोमोमाइड कर दो, ब्रोमीन KOH हॉफमैन, तो CH3NH2 रह जाएगा। तो आपका काम बन गया। उतारो, नीचे वाला उतार लिया होगा सबने। एक आखिरी क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है, इसको उतार लीजिए। हाँ जी, इसको उतार लीजिए, तो एक आखिरी क्वेश्चन और देख लेते हैं।
इसी चैप्टर में दिया है, प्रोपानोइक एसिड को इथानोइक एसिड में। प्रोपानोइक एसिड इनटू इथानोइक एसिड, प्रोपानोइक को इथानोइक में। हाँ जी सर पहले इसको एसोसिएट को दे देंगे, कम करना है, तो वही सर पहले अमाइड बना देंगे, फिर उसके वही हॉफमैन ब्रोमोमाइड, यस हॉफमैन ब्रोमोमाइड से ही कर लेते हैं। अल्कोहल बना के फिर एसिड बना लेंगे बाद में। इसको हॉफमैन करने के लिए पहले अमोनिया के साथ हीट कर दो। तो इसको यहाँ से दिखाएं, यहाँ से दिखा देते हैं। इसको अमोनिया के साथ हीट कर दो, अमाइड बन जाएगा। अमाइड को हॉफमैन ब्रोमोमाइड कर दो, ब्रोमीन KOH, हीट हॉफमैन, तो 2 कार्बन वाला हो गया। इसको HNO2 दे दो, अल्कोहल हो गया। इसको KMNO4 दे दो, एसिड हो जाएगा। हाँ कर सकते हैं, फिर आप उसके अंदर क्लोरीन लगा के अल्कोहल, फिर उसको ऑक्सीडाइज कर देंगे। डिकार्बोक्सिलेशन CaONaOH, उससे भी कर सकते हो। तो उससे छोटा नहीं होगा? दोनों ही तरीके हैं, जैसे भी आप चाहो ऐसे भी कर सकते हो, जो मेथड आपको आसान लगे। जो आप कह रही हैं उसको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ऊपर वाला हटा देता हूँ। उससे भी कर सकते हैं, वो भी तरीका है कि CCOH है, इसको NaOH और CaO के साथ हीट कर दो, डिकार्बोक्सिलेशन होगा। डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में आपको इथेन मिलेगा। इथेन को फिर क्लोरीन सनलाइट में देना है तो Cl लग जाएगा, फिर एक्वस KOH दे दो, अल्कोहल बन जाएगा। अल्कोहल को KMNO4 दे दो तो एसिड बन जाएगा। ये भी रिएक्शन, ये भी तरीका है, इस तरह से भी कर सकते हैं। दोनों तरीके हैं। हालांकि यहाँ पे जो क्लोरीन सनलाइट में दी जाएगी तो एक से ज़्यादा भी लग सकते हैं, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अदरवाइज़ तो और सब ठीक है, कर सकते हैं, दोनों मेथड है। ठीक है जी बच्चों, तो उतार लीजिए। ज़्यादातर रिएक्शंस क्वेश्चंस हमने इस चैप्टर के कर दिए हैं, तो अमीन्स को हम लोग ख़त्म कर देंगे, ख़त्म कर दिया है मान लीजिए, और अगली क्लास में डी ऑर्बिटल, डी ब्लॉक एलिमेंट्स पे आ जाएंगे। है जी, ठीक है बच्चों। NCERT के ज़्यादातर क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। बचे हुए क्वेश्चंस जो आपको किसी में डाउट हो तो पूछ भी लेना, पर इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद रहेंगे। ओके, यहीं तक रखते हैं, ओवर करते हैं। NCERT हो गई काफ़ी कुछ अमीन्स की।